जय हिंद दोस्तों। दोस्तों हमने अपनी लास्ट क्लासेज के अंदर इलास्टिसिटी यानी कि हमारा जो प्रत्यास्था है, स्ट्रेस यानी कि हमारा जो प्रतिबल है उसके बारे में हमने डिटेल में स्टडी किया था। आज की इस क्लासेज के अंदर हम सीखेंगे कि एग्जाम में इलास्टिसिटी और स्ट्रेस से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस है वो हमसे पूछे जा सकते हैं और उन क्वेश्चंस को हमें किस तरह से आंसर करना है। तो आज की इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि आज की इस वीडियो में हमें काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें कोई एक रोड दे रखी है। उस रोड का जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो हमें दे रखा है ए। उस रोड के दोनों किनारों के ऊपर कोई एक एफ फोर्स है वो अप्लाई किया जाता है। ठीक है। अब क्या होगा अगर इस रोड को बीच में से दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें किसी समतल के द्वारा यानी कि बीच में से कट कर दें। और ये कट किस एंगल के ऊपर कर रहे हैं। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि यहाँ अभिलंब के साथ में इसका जो एंगल जो बन रहा है वो हमें दे रखा है थीटा एंगल। तो उस कंडीशन के अंदर जो कट करने के पश्चात हमारा इस रोड के जो ये जो नए सिरे हैं इनके ऊपर जो लगने वाला जो सिग्मा टी और सिग्मा एन की वैल्यू है वो क्या होगी ये हमें फाइंड करना है। जहाँ हमारा सिग्मा एन क्या है, सिग्मा एन है हमारा जो नॉर्मल स्ट्रेस है, जबकि सिग्मा टी है वो क्या है, हमारा जो अपना स्पर्शी प्रतिबल यानी कि अपरूपण प्रतिबल क्या है। ठीक है। तो किस तरह से इस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों जैसे ही इस रोड को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में कुछ इस तरह की शेप के अंदर ये रोड है वो आ जाएगी। ठीक है। जहाँ इसके दोनों किनारों के ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, इस वाले किनारे पर लग रहा है एफ फोर्स, जबकि इस वाले किनारे के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो भी एफ के बराबर होगा। इसका जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है इधर वाली साइड ए है, परंतु ये वाला जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है ये ए के बराबर तो होगा नहीं, ये कुछ अलग होगा। होगा ना, क्योंकि यहाँ पर रोड है उसको तिरछा काट रहे हैं अपने। तो इस वाले जो सरफेस एरिया है उसको मैं मान लेता हूँ ए डैश। ठीक है। और यहाँ पर क्षैतिज के साथ में ये जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितना है, तो आप कहेंगे यहाँ जो एंगल जो बन रहा है हमारे पास में ये अभिलंब के साथ बन रहा है थीटा एंगल। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अब जरा मुझे बताइए दोस्तों कि अगर लेफ्ट साइड के अंदर एफ फोर्स लग रहा है तो यहाँ पर कितना फोर्स लगेगा। तो हम कहेंगे फोर्स तो एफ ही लग रहा है, कोई और तो एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा, नहीं लग रहा है ना। तो अब इस एफ फोर्स के हम तैयार करते हैं कंपोनेंट। तो एक तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट बनेगा और उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, एफ कोस थीटा के बराबर। और एक लगेगा इस डायरेक्शन में कंपोनेंट और उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, अपना एफ साइन थीटा के बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जरा बताइए दोस्तों हमारा जो नॉर्मल स्ट्रेस और जो टेंजेंशियल स्ट्रेस है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है। तो हमने अपनी लास्ट क्लासेज के अंदर सीखा कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर एफ फोर्स है वो लग रहा है सरफेस के परपेंडिकुलर, तो उस पर जो नॉर्मल जो स्ट्रेस जो लग रहा होता है उसकी वैल्यू होती है एफ बाई ए। और ए क्या है, यहाँ इसका जो सरफेस एरिया है। ठीक है, उसके बराबर। जबकि हमारा जो टेंजेंशियल स्ट्रेस है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, तो मान लीजिए हमारा कोई भी एक सॉलिड मटेरियल है, उसके ऊपर एफ फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लगेगा, उसकी टेंजेंशियल डायरेक्शन के अंदर लगेगा। ठीक है। तो हमारा जो टेंजेंशियल स्ट्रेस है वो किसके बराबर आ जाएगा, एफ बाई ए। और ए क्या है, यहाँ का जो सरफेस एरिया है उसके बराबर। ठीक है। तो इस केस के अंदर हमारा जो टेंजेंशियल स्ट्रेस और जो नॉर्मल स्ट्रेस है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। तो देखिए हमारा जो सिग्मा एन है वो बराबर आ जाएगा। देखिए यहाँ नॉर्मल डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, आप कहोगे एफ कोस थीटा, तो ये हमारा हो गया एफ कोस थीटा। और यहाँ सरफेस एरिया कितना है, तो आप कहेंगे इसकी वैल्यू है ए डेस के बराबर। ठीक है ना। इसी प्रकार से हमारा जो टेंजेंशियल स्ट्रेस है उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है, आप कहोगे एफ साइन थीटा, तो इसकी वैल्यू बराबर आ जाएगी एफ साइन थीटा। और एरिया है अपना ए डेस के बराबर। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब दोस्तों यहाँ ए डेस की जो वैल्यू है उसको फाइंड करने के लिए हम थोड़ा ज्योमेट्री की हेल्प लेते हैं। हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि यहाँ जो अपना ए डेस है वो अपना क्षैतिज जो दिशा उसके साथ से थीटा एंगल बना रहा है, यानी कि यहाँ जो ये वाला जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का एंगल है, आप कहेंगे 90 डिग्री का एंगल है ना। तो यहाँ से अगर हम एक अभिलंब खींचे यानी कि लंब खींचे तो ये वाला जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, आप कहेंगे 90 माइनस थीटा के बराबर होगा। तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल कितना बनेगा, आप कहेंगे थीटा बनेगा। तो फाइनली हमारे पास में ये वाला जो एंगल है ये कितना आ गया, थीटा एंगल आ गया ना। तो अब जरा मुझे बताइए ये यहाँ ये वाला जो एंगल बनेगा ये कितना होगा, ये भी थीटा एंगल होगा, होगा ना। तो यहाँ ए और ए डेस के अंदर एक रिलेशन क्या आ जाएगा कि जो अपना ए है यानी कि ये वाला जिसको मैं एक सीधी लाइन से शो करता हूँ, ए डेस है वो है अपना इस डायरेक्शन में, और इन दोनों के मध्य में क्या एंगल बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है ना। तो अब आप ए और ए डेस के अंदर रिलेशन बता सकते हो, तो यहाँ एक ट्राइंगल बनाकर हम इन दोनों में रिलेशन निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपना ए बाई ए डेस है वो किसके बराबर आ जाएगा, कोस थीटा के बराबर, है ना। तो अपना ए डेस की वैल्यू आ गई अपना ए बाई कोस थीटा के बराबर। अब ये वाली वैल्यू अगर हम यहाँ रखें अपना जो स्ट्रेस वाली कंडीशन के अंदर, तो हमारे पास में सिग्मा एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ कोस थीटा अपॉन ए बाई कोस थीटा ऊपर जाएगा तो कोस के थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार से अपनी जो सिग्मा टी है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ साइन थीटा अपॉन ए डेस की वैल्यू रखोगे आप ए कोस थीटा।
तो यहाँ पर कोशिटा ऊपर चला जाएगा, ठीक है? तो ये हमारे पास में सिग्मा एन और सिग्मा टी की वैल्यू आ गई। क्या आप इसे कुछ सिंप्लीफाई और कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। एफ साइन 2 थीटा और यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा 2a, क्योंकि हम जानते हैं साइन 2 थीटा इक्वल्स टू होता है 2 साइन थीटा एन कोस थीटा के बराबर, ठीक है? अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमारा जो सिग्मा एन है उसकी वैल्यू मैक्सिमम किस कंडीशन में होगी, हमारा जो सिग्मा टी है उसकी वैल्यू मैक्सिमम किस कंडीशन में होगी। तो इनकी मैक्सिमम वैल्यू और हम फाइंड कर लेते हैं। तो जरा मुझे बताइए सिग्मा एन की वैल्यू है वो मैक्सिमम कब होगी, जब यहाँ पर कोस के थीटा है उसकी वैल्यू किसके बराबर हो, 1 के बराबर हो, क्योंकि कोस की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होती है। और कोस की वैल्यू 1 कब होगी, जब अपना जो थीटा है उसकी वैल्यू किसके बराबर हो, 0 डिग्री के बराबर हो, तभी ये सिग्मा एन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, एफ बाई ए। अब जरा बताइए हमारा जो सिग्मा टी है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी। तो यहाँ पर देखिएगा जरा, अपना साइन 2 थीटा है उसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 के बराबर होनी चाहिए, तभी इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो देखिए 2 थीटा है वो किसके बराबर हो, पाई बाई 2 के बराबर हो, तब इसकी वैल्यू 1 के बराबर होगी, यानी कि हमारा जो थीटा है थीटा की वैल्यू किसके बराबर आएगी, पाई बाई 4 के बराबर आएगी। तो उस कंडीशन में अपना सिग्मा टी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या आएगी, एफ बाई 2a के बराबर, ठीक है? तो हमें सिर्फ हमारा जो बेसिक कंसेप्ट है उसे याद रखना है कि सिग्मा एन क्या होता है, सिग्मा टी क्या होता है, ठीक है? चलिए दूसरा क्वेश्चन और इस पे देख लेते हैं। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें कोई एक इकाई मोटाई का कोई एक तल दे रखा है, ठीक है? जिस पर कोई भी एक स्पर्श रेखीय बल है सिग्मा टी है वो लग रहा है, जिसकी डायरेक्शन आप डायग्राम में देख सकते हो। इस आयताकार जो प्लेट है इसको कोई भी एक दूसरा समतल है सीई वो उसको कट कर रहा है, और किस एंगल पर कट कर रहा है, फाई एंगल पर कट कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में हमें अनुदैर्ध्य प्रतिबल है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि जो अपना नॉर्मल स्ट्रेस है उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है? जबकि क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, स्पर्श रेखीय बल, यानी कि हमारा जो टेंजेंशियल जो स्ट्रेस है उसकी वैल्यू दे रखी है। तो किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे? दोस्तों यहाँ हमारी जो आयताकार प्लेट है उसको सीई समतल है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो इसलिए हम सीईबी वाले जो पोर्शन है इसको स्टडी करके हमारा जो नॉर्मल जो स्ट्रेस है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले मुझे बताइए कि हमारा जो टेंजेंशियल स्ट्रेस है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? तो आप क्या कहेंगे, जो टेंजेंशियल डायरेक्शन के अंदर जो लगने वाला जो फोर्स है बाई एरिया के बराबर होगा ना? तो दोस्तों सबसे पहले हम सीबी डायरेक्शन में और ईबी डायरेक्शन के अंदर जो लगने वाला जो टेंजेंशियल जो अपना स्ट्रेस है उसकी वैल्यू देखते हैं। तो मान लेते हैं हमारा इस डायरेक्शन में जो लगने वाला जो फोर्स है उसको मैं F1 से डिनोट करता हूँ, और इस डायरेक्शन में जो लगने वाला जो फोर्स है उसको हम F2 से डिनोट करते हैं। तो जरा मुझे बताइए F1 और F2 की वैल्यू क्या होगी? तो हम जानते हैं हमारा जो सिग्मा टी है उसकी वैल्यू किसके बराबर है? तो ये बराबर होगा अपना F1 बाई, अब एरिया, और एरिया कितना है? देखिए हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो अपनी आयताकार जो प्लेट है उसका जो हाइट है वो इकाई है। इकाई है ना? आप बेक करके देख सकते हो उसको। तो यहाँ पर जो इसका एरिया होगा, अगर ये वाली जो हाइट अगर यूनिट है तो सिर्फ इसके लेंथ के बराबर ही इसका एरिया आएगा। आएगा ना? तो मैं इसको नॉर्मली सीबी से डिनोट कर देता हूँ। इसी प्रकार से अपना सिग्मा टी है उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी? सिग्मा टी की वैल्यू अपने बराबर आएगी F2 बाई, अब एरिया कितना है? ईबी के बराबर। क्यों? क्योंकि हाइट इसकी यूनिट है। तो यहाँ पर F1 और F2 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? आप कहेंगे F1 की वैल्यू बराबर आ जाएगी अपना सिग्मा टी और साथ में अपना जो सीबी लेंथ है उसके बराबर। इसी प्रकार से अपना जो F2 है उसकी वैल्यू बराबर आ जाएगी अपना सिग्मा टी और जो लेंथ ईबी के बराबर। याद अब दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है सिग्मा एन की वैल्यू, और सिग्मा एन की वैल्यू क्या होती है? हमारे जो सरफेस है सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर होता है ना, तो हमें यहाँ पर कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे। तो कंपोनेंट बनाते हैं जरा। तो यहाँ पर जो F1 और F2 जो फोर्स हमारा लग रहा है उसके कंपोनेंट जरा तैयार कर लेते हैं। एक तो हमारा जो फोर्स लगेगा, देखिए F2 का एक तो कंपोनेंट बनेगा इस डायरेक्शन में और उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? F2 कोस फाई के बराबर। और एक इस डायरेक्शन में कंपोनेंट बनेगा उसकी वैल्यू अपने पास में आ जाएगी F2 साइन फाई के बराबर। ठीक है? इसी प्रकार से F1 के कंपोनेंट और बनाते हैं। तो हमारा ये वाला जो एंगल है ये फाई है और ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो ऑटोमेटिकली ये वाला जो एंगल आपका आएगा ये किसके बराबर आएगा? 90 माइनस फाई के बराबर आ जाएगा। तो F1 के जब कंपोनेंट बनाएंगे तो एक कंपोनेंट जो इस साइड जो बनेगा ये किसके बराबर होगा? F1 कोस फाई के बराबर होगा, और कोस 90 माइनस फाई है ये किसके बराबर होगा? साइन फाई के बराबर आ जाएगा। तो मैं सिंपली यहाँ लिख देता हूँ F1 साइन फाई, और जबकि इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट बनेगा वो अपने पास में क्या आ जाएगा? F1 कोस फाई के बराबर। ठीक है? तो यहाँ से एक चीज़ तो आपके पास में क्लियर हो चुकी है कि यहाँ पर जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर दो फोर्स अपने पास में लग रहे हैं, और कौन-कौन से दो फोर्स हैं? तो हमारे जो फोर्स हैं वो होंगे परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर F1 कोस फाई एंड F2 साइन फाई, जिसको मैं Fn से डिनोट कर देता हूँ। F1 कोस फाई प्लस F2 साइन फाई। तो अब जरा मुझे बताइए हमारा जो नॉर्मल स्ट्रेस यानी कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? तो इसको हम डिनोट करेंगे सिग्मा एन से, और इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी? Fn बाई, अब एरिया कितना होगा? तो यहाँ पर एरिया लेंगे हम ये वाला, ठीक है? जिसको मैं CE से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है?
और एफ एन की वैल्यू किसके बराबर है, आप कहोगे एफ वन कोस फाई प्लस एफ टू साइन फाई बाई सी ई के बराबर। अब दोस्तों जरा यहाँ F1 और F2 की वैल्यू पुट करते हैं और इसके आगे सोल्व करते हैं। तो जरा रखिए F1 और F2 की वैल्यू। तो यहाँ हमारा जो सिग्मा n है उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, F1 की वैल्यू रखेंगे सिग्मा t, साथ में आ जाएगा अपना CB और अपना आएगा जाएगा कोस फाई, साथ में आ जाएगा F2 की वैल्यू रखिएगा सिग्मा t EB और साथ में क्या आ जाएगा अपना साइन फाई और नीचे क्या आ जाएगा अपना CE के बराबर। अब जरा एक चीज़ और देखो यहाँ पर, क्या हम सी बी ई बी एंड सी ई तीनों में कोई रिलेशन है वो बना सकते हैं। तो दोस्तों इस ट्राइंगल को आप जरा देखिएगा, यहाँ पर अपना सी बी बाई अपना सी ई है, उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, हम कहेंगे साइन फाई के बराबर आ जाएगी। तो आप क्या कहोगे, जो सी बी है वो किसके बराबर है, अपना सी ई साइन फाई के बराबर है। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखते हैं अपना ई बी बाई सी ई, ये किसके बराबर है, अपना कोस फाई के बराबर। तो अपना ई बी है उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, सी ई कोस फाई के बराबर। तो यहाँ से हम ई बी और सी बी की वैल्यू अगर यहाँ रखें तो अपने पास में फाइनली क्या आएगा, जरा देख के बताइएगा। तो यहाँ पर सिग्मा एन है उसकी वैल्यू देखिए सिग्मा टी है वो कॉमन आ जाएगा। ओके, अब सी बी की वैल्यू रखिएगा पहले। तो सी बी की वैल्यू है अपना ई सी ई साइन फाई, तो ये अपनों ने रखा सी ई साइन फाई, साथ में अपने पास में क्या है कोस फाई प्लस सिग्मा टी। अब ई बी की वैल्यू कितनी है, अपना सी ई कोस फाई और साथ में क्या है अपना साइन फाई और नीचे क्या है अपना सी ई। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हो ऊपर नीचे सी ई है वो कॉमन आके कट रहा है और ऊपर अपने पास में क्या आ रहा है, सिग्मा एन इक्वल्स टू टू सिग्मा टी साइन फाई एंड कोस फाई, जिसको आप थोड़ा और आगे सिंप्लीफाई करोगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा सिग्मा टी साइन टू फाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में किसी भी तरह का डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें कहा गया है कि कोई एक आकृति है जिसकी एक साइड है जिसकी रेडियस हमें दे रखी है कैपिटल आर, दूसरी साइड है उसकी रेडियस दे रखी है स्मॉल आर, और जिसके दोनों किनारों पर एक एफ फोर्स है वो लग रहा है। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस दी गई आकृति का कोई एक सिरे से किसी एक्स दूरी के ऊपर यहाँ पर जो लगने वाला जो अनुदैर्ध्य बल यानी कि जो सिग्मा एन है उसकी वैल्यू क्या होगी, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो किस तरह से इस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। अब दोस्तों इस शेप को एक्स दूरी पर जब हम कट करेंगे तो हमारे पास में कुछ इस तरह की नई शेप वो आ जाएगी, परंतु इस शेप में यहाँ जो रेडियस है उस रेडियस की वैल्यू हमें पता नहीं है। तो मान लेते हैं इसकी जो लेंथ है वो है वाई के बराबर, और इस वाई की वैल्यू है वो किस तरह से फाइंड करेंगे। तो इस वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ज्योमेट्री की हेल्प लेते हैं। मान लेते हैं एक सीधी लाइन है वो एल के समानांतर है, यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे ड्रॉ करते हैं, यहाँ से ये एक सीधी लाइन अपने ड्रॉ की, और ये जो एंगल बन रहा है उस एंगल को हम मान लेते हैं कितना है, थीटा एंगल। अब दोस्तों इस ट्रायंगल से आप जरा देखकर बताइएगा, हमारे पास में एक तो ये बड़ा त्रिभुज बन रहा है, यानी बड़ा ट्रायंगल बन रहा है। इस बड़े ट्रायंगल में ये वाली जो लेंथ है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, तो आप कहेंगे भाई ये वाली जो लेंथ है वो तो किसके बराबर है, अपनी आर के बराबर है। तो ऊपर वाली जो ये लेंथ आ रही है ये किसके बराबर आएगी, आप कहोगे ऊपर वाली जो लेंथ है वो है अपनी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर के बराबर। ठीक है ना, इसी प्रकार से ये वाली जो लेंथ है, जो टोटल जो लेंथ है वो अपने पास में किसके बराबर है, आप कहोगे वाई के बराबर है। तो सिर्फ अगर हमें ये वाली जो लेंथ है वो बतानी हो तो ये किसके बराबर होगी, तो आप कहेंगे ये वाली जो वैल्यू है वो अपने पास में आएगी वाई माइनस आर के बराबर। ठीक है, तो अपने पास में एक तरह से एक ये ट्राइंगल आ गया। ओके, इस ट्राइंगल के अंदर ये वाला जो एंगल है वो अपने पास में है थीटा एंगल, और ये वाली जो लेंथ इसकी है वो अपने पास में आ गई वाई माइनस आर, और ये वाली जो लेंथ है वो है कैपिटल आर माइनस आर। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि जो अपना टेन थीटा है वो किसके बराबर आ जाएगा, जरा बताइए। टेन थीटा अपना आ जाएगा वाई माइनस आर अपॉन, अब ये वाली जो लेंथ है किसके बराबर है, एक्स के बराबर। ठीक है, और ये वाली जो लेंथ है टोटल वो किसके बराबर है, कैपिटल एल के बराबर। तो हमारे पास में रिलेशन आ गया कैपिटल आर माइनस आर बाई एल के बराबर। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो अब जरा लेफ्ट साइड और राइट साइड को सोल्व करके वाई की वैल्यू फाइंड कीजिए, तो कितना आ जाएगा वाई की वैल्यू, तो वाई माइनस आर है ये किसके बराबर होगा, आर माइनस आर, साथ में आएगा एक्स अपॉन कैपिटल एल। अब ये स्मॉल आर है वो भी इधर वाली साइड आ जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस आर के बराबर। तो ये हमारे पास में आ गया अपना वाई की वैल्यू। ठीक है, अब जरा इसका एरिया कितना है वो बताइए। तो एरिया आप कहेंगे कि यहाँ का आ गया पाई वाई स्क्वायर के बराबर। ठीक है ना, तो सिग्मा एन की वैल्यू किसके बराबर होगी, सिग्मा एन की वैल्यू है वो अपना आ जाएगा इस साइड पे जो लगने वाला फोर्स, ओके, और बाई एरिया के बराबर। अब फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स है वो अपने को क्वेश्चन में दे रखा है, फोर्स की वैल्यू है एफ के बराबर। तो यहाँ सिग्मा एन है उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, एफ बाई ए के बराबर, यानी कि एफ अपॉन पाई वाई स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ वैल्यू फिर से रखेंगे तो एफ अपॉन पाई, और वाई की वैल्यू रखिए जरा आर माइनस आर, साथ में आएगा एक्स बाई एल प्लस आर अपॉन स्क्वायर के बराबर।
ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें कोई एक स्फीयर दे रखा है जिसकी रेडियस है कैपिटल आर। इस स्फीयर पर दोनों डायरेक्शन के अंदर कोई एक एफ फोर्स है वो लग रहा है। ठीक है। अब कोई भी एक समतल है जिसको हम एक्स वाई से डिनोट करते हैं। ये समतल इस गोले को किसी थीटा एंगल पर कट करता है दो पार्ट्स के अंदर। ओके। तो उस कंडीशन के अंदर हमें फाइंड करना है सिग्मा एन और सिग्मा टी की वैल्यू क्या होगी। तो जरा बताओ भाई इस क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करोगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने का हमारा जो मेथड है वो बिल्कुल सिंपल रहेगा। हमारा जो सिग्मा एन है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि इस डायरेक्शन में लगेगा। जबकि हमारा जो सिग्मा टी है उसमें हम ऐसे फोर्स कंसीडर करेंगे जो कि स्पर्शरेखीय दिशा में हो, यानी कि टेंजेंशियल डायरेक्शन के अंदर हो। तो यहाँ पर हमें सिंपली यहाँ पर जो अप्लाइड जो एफ फोर्स है उसके कंपोनेंट तैयार करने हैं और उस कंपोनेंट के आधार पर हम सिग्मा एन और सिग्मा टी की वैल्यू फाइंड करेंगे। दोस्तों जब इस स्फीयर को एक्स वाई समतल है वो कट करेगा तो हमारे पास में जो नई शेप है वो कुछ इस तरह की आ जाएगी। ठीक है। अब जो अप्लाइड जो एक्सटर्नल फोर्स है उसके कंपोनेंट बनाइए जरा। तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में हमारा एफ फोर्स लग रहा है। तो एफ फोर्स के हमारे पास में कंपोनेंट बनकर आएंगे। एक तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा, उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, एफ कोस थीटा के बराबर होगी। और एक होगा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, एफ साइन थीटा के बराबर। ठीक है। तो जरा मुझे बताइए सिग्मा टी की वैल्यू किसके बराबर होगी। सिग्मा टी की वैल्यू हो जाएगी हमारा जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो लगने वाला जो फोर्स बाई एरिया। तो हम जानते हैं यहाँ पर जो किसी स्फीयर को अगर कोई प्लेन कट करेगा तो अपने पास में एक हेमिस्फीयर बनकर आएगा, आएगा ना। और उस हेमिस्फीयर का जो यहाँ वाला जो बॉटम का जो एरिया होगा उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। तो आप कहेंगे उसकी वैल्यू होगी पाई आर स्क्वायर के बराबर, क्योंकि रेडियस अपनी कैपिटल आर के बराबर। तो जरा मुझे बताइए एफ टी की वैल्यू किसके बराबर है, आप कहोगे एफ कोस थीटा के बराबर, और एरिया है अपना पाई आर स्क्वायर के बराबर। ठीक है। इसी प्रकार से हमारा जो सिग्मा एन है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। तो आप कहेंगे जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो लगने वाला फोर्स बाई एरिया, तो यहाँ पर फोर्स है अपना एफ साइन थीटा और एरिया है अपना पाई आर स्क्वायर के बराबर। ठीक है। तो बड़े ही आसानी से इस क्वेश्चन को हम आंसर कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें दे रखा है कि कोई एक छड़ है जिसकी मास डेंसिटी है रो, उसका जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो हमें दे रखा है ए और उसकी लेंथ है वो है एल। ये जो रोड है किसी ए एक्सीलरेशन से किसी घर्षण रहित तल पर गति कर रही है। तो छड़ के मध्य बिंदु पर प्रतिबल ज्ञात करो। तो छड़ का मध्य बिंदु कहाँ होगा, अगर छड़ की जो टोटल लेंथ है वो हमें एल दे रखी है तो मध्य बिंदु होगा अपना एल बाई टू दूरी पर। तो दोस्तों प्रतिबल हम जानते हैं किसके बराबर होता है, सिग्मा एन है वो बराबर होगा अपना एफ एन बाई ए के बराबर। और एरिया है वो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, परंतु एफ की वैल्यू क्या है वो हमें पता नहीं है। तो एफ किसके बराबर होता है, हम जानते हैं फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन के बराबर। और मास किसके बराबर होता है, तो देखिए इस रोड है, रोड का ये सेंटर पर कैलकुलेट करना है ना यहाँ पर। तो इस वाले पोर्शन का जो मास कितना है, मान लेते हैं इसका मास अपने पास में m है और उस m की वैल्यू किसके बराबर होगी। तो ये अपना मास डेंसिटी है रो, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है a, लेंथ कितनी है इसकी l बाई टू, यही तो होगा ना इसका, ये वॉल्यूम आ गया। इसको मास डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास टोटल मास आ जाएगा और एक्सीलरेशन है अपने पास में a। तो जो लगने वाला जो टोटल फोर्स है वो अपने पास में आ जाएगा एफ एन इक्वल टू रो ए एल ए बाई टू के बराबर। ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास में सिग्मा एन की वैल्यू आ जाएगी। तो जो रखिए जरा रो ए एल बाई टू, साथ में आ जाएगा ए अपॉन कैपिटल ए। तो यहाँ ए से ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। तो अपने पास में फाइनली जो अपना नॉर्मल स्ट्रेस है उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, रो एल ए बाई टू के बराबर। ठीक है। किसी को डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें दे रखा है कि कोई एक छड़ है, उसके चारों अलग अलग जो पार्ट्स है उसके ऊपर अलग अलग फोर्स है वो अप्लाई है, यानी कि राइट साइड में 10 न्यूटन है, लेफ्ट साइड में 5 न्यूटन है और सेंटर में उसमें 2 न्यूटन और 3 न्यूटन फोर्स है वो अप्लाई कर रहे हैं। अगर इसका जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो हमें दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर। तो उस कंडीशन में छड़ के तीनों भागों पर जो प्रतिबल है वो फाइंड करना है, यानी कि ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट पर जो प्रतिबल है वो कितना लग रहा है। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे इस छड़ के जो तीनों पार्ट्स हैं उनके ऊपर कितना फोर्स है वो लग रहा है। फिर उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हमारा जो नॉर्मल स्ट्रेस है यानी कि जो सिग्मा एन है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, क्योंकि हम जानते हैं सिग्मा एन है वो किसके बराबर होता है, जो नॉर्मल जो फोर्स अप्लाई है बाई एरिया कितना है। ओके। तो यहाँ पर फोर्स कितना लग रहा है, तो पहले जो पोर्शन है उसके ऊपर हम देखें तो लेफ्ट साइड में इस पर लग रहा है 5 न्यूटन का बल। ठीक है। राइट साइड में कितना लग रहा है, यानी इस किनारे पर कितना लग रहा है, तो आप देखेंगे 2 न्यूटन और 3 न्यूटन तो लग रहा है इस डायरेक्शन में, जबकि 10 न्यूटन लग रहा है इस डायरेक्शन में। तो टोटल इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, आप कहेंगे 5 न्यूटन के बराबर। इसी प्रकार से जो सेकंड जो पार्ट है उस पर आप देखोगे तो इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, आप कहेंगे 7 न्यूटन लग रहा है।
तो यहाँ राइट साइड में कौन-कौन से फोर्स लग रहे हैं? तो आप कहेंगे 3 न्यूटन है वो तो लग रहा है इस डायरेक्शन में एंड 10 न्यूटन लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो नेट जो फोर्स लगेगा 7 न्यूटन इस डायरेक्शन में। ओके? थर्ड पोर्शन की बात करें तो आप क्या कहेंगे कि भई इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है? आप कहेंगे इस डायरेक्शन में यानी कि इधर वाले डायरेक्शन में लग रहा है अपना 5 न्यूटन, 2 न्यूटन एंड 3 न्यूटन यानी कि नेट कितना लग रहा है 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में। जब इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है? आप कहेंगे 10 न्यूटन लग रहा है। ठीक है? तो यहाँ पर अपना जो फर्स्ट पोर्शन है उस पर कितना फोर्स लग रहा है? आप कहोगे 5 न्यूटन लग रहा है, सेकंड पोर्शन पे लग रहा है अपना 7 न्यूटन एंड थर्ड पोर्शन पे लग रहा है अपना 10 न्यूटन का फोर्स। तो ज़रा बताइए मुझे अपना नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू किसके बराबर होगी? तो हम कहेंगे सिग्मा एन है उसकी वैल्यू बराबर होगी F/A के बराबर। A की वैल्यू दे रखी है 1 मीटर स्क्वायर तो सिग्मा एन की वैल्यू यहाँ सिंपली आ जाएगी 5 न्यूटन। सेकंड पोर्शन के लिए आ जाएगी इसकी वैल्यू 7 न्यूटन के बराबर एंड थर्ड पोर्शन के लिए इसकी वैल्यू आ जाएगी 10 न्यूटन के बराबर। ठीक है? तो किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।